हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम PHIC 114 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। थंबनेल आपने देख ही लिया है। क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी हैं। तो जिन लोगों को आंसर लिखने में दिक्कत होती है लिखने में, तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो बता दूंगा। ठीक है, शुरू से वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बीच में कुछ छूट जाएगा इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आ जाता है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में उत्पन्न संकट की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। अब आपकी दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सब में क्वेश्चंस कहाँ से हैं। तो ये दिसंबर का पेपर है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूँ दिसंबर 2024 का। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कर रखा है, शायद नहीं। तो अगर होगा तो लिस्ट मिल जाएगी आपको नीचे, प्ले लिस्ट। बाकी मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये आपकी बुक का नाम है। ठीक है, हम यूरोप की बात करने वाले हैं। यूरोप का इतिहास जो रहा है उस पर हम डिस्कस करने करने वाले हैं। तो इसमें से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के युद्ध के बाद क्या कह रहा है कि यूरोप में उत्पन्न संकट, मतलब संकट किस प्रकार के थे वो पूछ रहा है। ठीक है, यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संकट उत्पन्न हुए वो किस तरीके के थे वो पूछ रहा है। नेचर कैसा था उनका, मतलब प्रकृति, मतलब नेचर कैसा था। तो एक आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये मैं सब में नहीं लिखूंगा, मैंने बस इसी क्वेश्चन में लिखा होगा। बाकी आगे आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली शुरुआत जो होती है इंट्रोडक्शन, और इन कंक्लूजन जो होता है लास्ट में, वो आपको लिखना है। बाकी जो बॉडी है ना, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में एक गहन और बहुआयामी संकट छाया रहा, जिसने समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। ठीक है, मतलब इसको हर प्रकार से प्रभावित किया। प्रभावित मतलब होता है ना इफेक्ट करना, उसको थोड़ा बहुत उसको कमजोर करना, मतलब बेकार करना। और कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी तो वो बता रहा है। ठीक है, क्योंकि युद्ध हुआ, आपको पता ही है, आर्थिक संकट तो मेन होता ही है, लेकिन पॉलिटिकल और जो सोशल है वो भी दिक्कत होती है। क्योंकि सोशल में आप रोज बेरोजगारी देखते हैं इस समय। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता है, क्योंकि टूट चुके होते हैं। युद्ध में यही होता है। तो ये जो है ना, ये संकट उत्पन्न होता है, तो वही संकट की बात कर रहे हैं। पे यूरोप में तो ये हुआ, आपको पता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हुआ था। हंगरी और जर्मनी, ये सब। ठीक है, इटली, इनके बीच में हुआ था। इन लोगों को ज्यादा जरूरत थी युद्ध करने की, दिखाने की भाई हमारे पास पावर है, क्योंकि उस समय हिटलर था, आपको पता ही है। तो ये युद्ध के कारण थे। और इसकी प्रकृति की बात की जाए तो कैसा प्रकृति, क्या प्रभाव रहा लोगों पे। सबसे पहला है भारी कर्ज हुआ लोगों पे। ठीक है, और बहुत ज्यादा जो है क्षति हो गई, मतलब चीजों की जो नुकसान हुआ वो तो अलग है। ठीक है, कर्ज हुआ और प्लस नुकसान हो गया। नुकसान किन चीजों का, अब जैसे कि प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, घर बार टूट गए लोगों के, क्योंकि बाहर दूसरे देशों ने भी आक्रमण किया होगा तो पे रॉकेट वगैरह गिराए होंगे। ठीक है, तो लोगों के नुकसान हुआ, लोग भी मरे होंगे बहुत संख्या में। तो क्या काफी सारा जो है भारी नुकसान आप कह सकते हो। ठीक है, और मित्र राष्ट्र पर जो है अमेरिका जो है उसका कर्ज हो गया। ठीक है, मित्र राष्ट्र जो थे उन पर अमेरिका का कर्ज हो गया, मतलब अमेरिका को कर्ज उनको देना पड़ेगा था, पड़ेगा मतलब फ्यूचर में। तो ये कर्ज हो गया कि भाई उनको देना पड़ेगा उसको, फिर अमेरिका को कुछ समय तक। उसके बाद दूसरी चीज होती है अति मुद्रास्फीति, महंगाई भी बढ़ जाती है, आपको पता है। अब क्योंकि वस्तु की जो कीमत होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो महंगाई बढ़ना उसको बोलते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ना होता है। महंगाई मतलब होता है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है चीजों की। ठीक है, सामान रखने की जगह नहीं होती है, तो उस कंडीशन में चीजों की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे हमेशा होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने यहाँ पे कि भाई जर्मनी में 1920 में भारी मुद्रास्फीति हो गई थी। ठीक है, जर्मनी में। उसके बाद आप देखेंगे कि औद्योगिकरण नीचे हुआ, और जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी लोगों में, है ना। ये सामाजिक नुकसान हो गया हमारा, उनका, सॉरी। ठीक है, और आर्थिक शक्ति में परिवर्तन हुआ। आपको पता है USSR और USA ऊपर हुए, और जो यूरोपियंस कंट्रीज थी वो नीचे आ गई। आपको पता है जर्मनी दो भागों में बट गया था, मतलब एक अमेरिका के पास और एक USSR के पास। दूसरी चीज, सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं हम, सेकंड वर्ल्ड वॉर में उच्च विचारधारा की बात की जाए तो दो प्रकार की विचारधारा सामने आई, साम्यवाद और फांसीवाद। ठीक है, फांसीवाद ये इटली की विचारधारा है, इनको मैं फांसीवाद को आपको समझाऊंगा। एक फांसीवाद की होती है, एक नाजीवादी होती है। ठीक है, दो प्रकार की विचारधारा होती है। इससे सवाल बन जाते तो मैं आपको बताऊंगा आगे, टेंशन मत लेना। सामाजिक अर्थव्यवस्था, यानी कि समाज में जो, सॉरी, अव्यवस्था जो होती है, मतलब कि एक तरीके से अनसर्टेनिटी हो गई कि भाई लोग कहाँ जाए, कैसे रहें, क्या खाएं, क्या पिए, अपने बच्चों को कैसे संभाले, तो बहुत प्रॉब्लम वाली क्रिएट हो गई थी बात। सबसे बड़ी चीज थी भूखमरी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी। साम्राज्यों का पतन हुआ और नए राष्ट्र जो है वो उत्पन्न हुए, क्योंकि साम्राज्य मतलब जैसे कि बड़े बड़े जो अपने आप को तो रमखा समझते थे, जैसे कि ये जर्मनी है, ठीक है, हंगरी है, इटली है,
ऑस्ट्रेलिया है, ये देश जो है कमज़ोर पड़ गए, ठीक है? इनके कमज़ोर पड़ने से नए-नए देश इनमें से जो इन लोगों ने जो अपने अंदर जो देश बचा रखे थे ना, मतलब घुसा के ज़बरदस्ती ले रखे थे अपने अंडर में, तो वो देश इनसे अलग हुए फिर बाद में जाके। आपने बहुत सारे देशों में नाम सुना होगा, जर्मनी के आस-पास काफ़ी सारे देश हैं, ठीक है? यूगोस्लाविया मतलब बहुत सारे अजीब-अजीब से नाम, मुझे तो नाम याद भी नहीं आ रहे। मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें तो, 1 मिनट मैं आपको, मुझे पॉज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका मैप है, ठीक है? ये इतना मैप आप देखते हो ना हमेशा, तो ये रशिया है आपका साइड में, दिख रहा होगा आपको भारत, रशिया, चाइना, और यहाँ पे आप आएँगे तो ये यूरोप दिखेगा आपको, ठीक है? इसी यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जर्मनी सबसे बड़ी पावर थी, ठीक है? इटली पावर थी बहुत बड़ी। इसके बाद आपने देखो जर्मनी आपको दिखाता हूँ, ये इटली है। तो ये जो है ना, इसमें ये वाला सिस्टम जो होता है ना, ये मेरे वाले टैबलेट में थोड़ा टाइम लगता है इसमें खुलने में। देखो, ये आपका इटली है, ठीक है? ये वाला जो स्थान है ये इटली का है, ज़्यादा बड़ा हो गया। मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो ये इटली है, ठीक है? और ये आपका फ्रांस है, और जर्मनी आपका ये रहा। देखो जर्मनी ने ना बहुत सारे देशों को अपने अंदर ला रखा था, जैसे कि ये आपका पुर्तगी ये कौन-सा देश है? प्रागवे, ठीक है? ऑस्ट्रिया, ये भी एक अलग देश था। तो इन देशों ने ना छोटे-छोटे देश जो थे आस-पास में जो देश थे, स्लोवाकिया, हंगरी, हंगरी भी एक अलग देश था। तो जैसे हंगरी है, इसने आस-पास के कुछ देशों को अपने अंदर ले लिया। पाक ताकतवर थे, तो ये जो जब ये मतलब कमज़ोर हुए, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कमज़ोर हुए, तो उसके बाद नए-नए देश सामने आए निकल के, वो देश जो है आज़ाद हुए धीरे-धीरे करके, ठीक है? बाद-बाद में वो देशों को अलग करते चले गए और देश आज़ाद हुए। तो फिर एक वही सिस्टम शुरू हुआ नया, ठीक है? नया देश, नया एक यूरोप का जो जैसे कि प्रभुत्व था जर्मनी का, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया का, ये कम हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि नए राष्ट्र आ गए, ये यहीं तक है, ठीक है? आपको क्या करना है इसमें, इनको आपको एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम में, जैसे कि ये पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको आप 3-4 लाइन में लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? 3-4 लाइन ना सही और ज़्यादा लिख देना यार, जैसे कि एक और पॉइंट रह गया महामारी, ये महामारी भी फैल जाती है ऐसे, ठीक है? और स्वाइन फ्लू करके वहाँ पे कोई महामारी फैली थी, तो उसकी वजह से भी लोग मरेंगे ऑब्वियसली, तो वो भी एक जो है संकट था जो उनके सामने था, ठीक है? ये इनको आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स को, और उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है लास्ट में, ठीक है? आपको 4 पेज, एटलीस्ट 4 पेज तो भरने हैं, ठीक है? मेरा मानना है आपके लिए कि आपको 4 पेज तो भरने ही चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएँगे। दूसरी चीज़ है, उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिए। जैसे ये तो हमें पता ही है, पर हम अभी भी समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो दिक्कत हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता क्या करना है। ये तो हम बता देते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि चरण क्या होते हैं, मतलब स्टेप्स जो होते हैं, ठीक है? वो क्या होंगे इसमें, कैसे-कैसे जो है उपनिवेशवाद आता है, क्या होता है? तो वो स्टेप्स पूछ रहा है कि ये होता कैसे है? तो सबसे पहले मैंने उपनिवेशवाद को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि भई ये होता क्या है? इसमें एक शक्तिशाली देश जो होता है वो आर्थिक और राजनीतिक और सामरिक हितों को साधने के लिए किसी दूसरे देश को जो है कमज़ोर, जो कोई कमज़ोर देश होगा उससे, उसके क्षेत्र में जाता है, उस पे नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जैसे कि भारत पे किया अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ जो है, जैसे कि भारत, इंडिया जो है पहले से हम जो है कमज़ोर नहीं थे, पर हम कमज़ोर क्यों थे? एकता नहीं थी हम लोगों में पहली चीज़। अगर हम एक होते तो आज इनसे मिलके लड़ लेते, तो उस समय हमारे को मतलब हम इनको भगा देते उसी टाइम ही, जो भी यूरोपियंस इंडिया में आए थे। सबसे ज़्यादा बुरे यही लोग थे, ठीक है? ब्रिटिशर्स जो थे। तो उसके अलावा जिसमें किसी क्षेत्र की प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, जैसे कि भारत का जो दोहन किया हमारे प्राकृतिक संसाधनों का, पेड़ काटे, बहुत सारी चीज़ों को नहीं ले गए, निकाल-निकाल के सोना-चांदी सब कुछ ले गए, ठीक है? उन हमारे यहाँ के जो श्रम होते हैं उनका इन्होंने जो दुरुपयोग किया, संपत्ति का शोषण किया, इंडिगो जैसी फसल को उगा के, जिससे कि मतलब इंडिगो बार-बार उगाते हैं ना अपनी ज़मीन पे, तो क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है? फर्टिलाइज़ेशन जो होता है वो कम हो जाता है, उसमें जो मतलब कि उपजाऊपन कम होता है। स्टेज की बात की जाए तो कैसे-कैसे स्टेज थे, चरण थे, तो चरणों में 3 चरणों में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है वाणिज्यिक चरण, यानी कि व्यापार करने के लिए आपको पता है आए थे इंडिया में, तो उन्होंने सर्च किया, वास्को डी गामा आया, फिर उसने जो है बताया सबको। तो संसाधनों की सीधी लूट के माध्यम से जो है ये धन जमा करने लगे, ठीक है? इनको लालच पैदा हुआ, तो और लोग आए, ठीक है? मतलब पहले एक बंदा आया होगा, ठीक है? फिर बाद में और लोग आए, फिर और लोग आए, इस तरीके से, ठीक है? मुझे अभी एग्ज़ैक्ट जो मुझे अब जैसे आप बोल देंगे ना कि कौन पहले आया, तो मुझे याद नहीं है। ए अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे कौन पहले आया था, मैं पहले मुझे याद था, यानी स्पेनिश आए थे, फ्रेंचीज़ जो होते हैं वो आए थे। जो ये ब्रिटेन वाले लोग जो थे ना, अंग्रेज़, ये थोड़े बाद में आए थे, सेकंड या थर्ड नंबर पे आए थे शायद।
तो ये लोग बाद में आए थे, इससे पहले और लोग आए थे हमारे इंडिया में, ठीक है। वास्को डी गामा जहाँ के थे मुझे याद नहीं है अभी, एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रही है। यूरोप से ही थे पर मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, कि वो आए कहाँ से थे। उसके बाद पहले चरण हो गया, दूसरे चरण में हो गया आपका मुक्त व्यापार, यानी कि फ्री ट्रेड शुरू हुआ। फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसके बाद जो है एक होड़ सी मच गई इन लोगों में, यूरोपियंस में, कि कौन पैसा कमाएगा ज़्यादा। कच्चे माल के लिए जो है सुरक्षा करना, मतलब कच्चा माल देखा गया कि भाई कहाँ पे मिल सकता है, तो उन्होंने भारत मिला इनको कि भाई वहाँ पे कपास है, रबड़ है, नील है, खनिज है। ऐसे ही भारत नहीं और भी देशों को इनको जो है इन्होंने टारगेट बनाया। मसालों के लिए जैसे कि सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, इन देशों में मसालों की मात्रा बहुत अच्छी होती है। चाइना में अच्छे मसाले मिल जाते थे इनको, तो वहाँ से जो है ये भागे कि भाई मसाले मिलेंगे बढ़िया, हम खाना खाएँगे आराम से। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया, रेलवे बनाई, है ना? सड़कें लगाई, सड़कें बिछाई जो है, ताकि इनको जो है आने-जाने में दिक्कत ना हो। बंदरगाह बनाए अपने लिए मतलब काम किया। उसके अलावा वित्तीय पूंजी चरण जो है ये भी आता है, यानी कि पूंजीवाद का संचय और विकास हुआ। आपको पता है ना, पूंजीवाद जो व्यवस्था है वो आई हमारे इंडिया में, जिसमें कि चाय बागानों के मालिक आपको देखने को मिले। मतलब ये प्राइवेट लोग थे, मतलब अंग्रेज ही थे, प्राइवेट थे मतलब ये। वैसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट ही कंपनी थी, आपको पता होगा शायद। कॉफ़ी भी जो है और रबड़ की जो फसलें हैं, इन कुछ जैसे कि एग्जाम्पल है ये, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। तो ये इन फसलों पे जो है मतलब अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कर लिया, क्योंकि उनको चाय पसंद थी हमेशा से। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, यूएसएसआर में कृषि के सामूहिकरण के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो सामूहिकरण मतलब आपको पता है ना कि ग्रुप्स जो बन जाते हैं उसको सामूहिकरण बोलते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं शहरीकरण, क्योंकि शहर में आप समूह देखते हैं ना, बहुत से बड़े-बड़े समूह आ जाते हैं घर में रहने के लिए, तो सामूहिकरण ऐसा समझ लो आप इसको। ठीक है? मतलब परिणाम पूछ रहा है, क्या-क्या परिणाम हो, तो शुरुआती गिरावट आई, यानी कि पशुपालन, जैसे कि पशु होते हैं ना, जैसे कि खेती के लिए पहले पशु का इस्तेमाल जो है होता था, मतलब उसको जोतने के लिए, लेकिन बाद में उस पे बैन लगा दिया गया कि भाई पशु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो एक तरीके से हम मतलब जानवरों पे हम गलत व्यवहार कर रहे होंगे साथ में। तो इस प्रकार की सोच ने कृषि को जो है शुरुआती दौर में गिरावट पैदा करी, उसमें अकाल पड़ गया उसकी वजह से, मतलब यूएसएसआर में, ठीक है। कृषि उत्पाद गिरावट आई उसमें, और जो राज्य थे उसकी कठोर नीतियाँ थी जो है फसलों को लेके, तो इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स आई। ये मतलब सामूहिकरण मतलब यही, मतलब कि भई वो नीतियाँ बनाई यूएसएसआर ने, तो उससे जो है उन्हीं को बेकार हो गया उन्हीं का मामला। क्योंकि देखो यूएसएसआर आपको पता है साम्यवादी व्यवस्था है, तो उसमें जो नौकरशाह है वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। तो उन्होंने खुद ही ने अपनी जो है देश को डुबोया, सीधी-सी बात है। वैसे साम्यवादी कोई बहुत बुरी व्यवस्था नहीं है मेरी नज़र में। पूंजीवादी अच्छी है, लेकिन साम्यवादी भी बुरी नहीं है, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि भाई साम्यवादी सही है या गलत है। दोनों उसके भी अलग-अलग पहलू है, पर पूंजीवाद के भी गलत व पहलू भी हैं। आपको पता होगा कि भाई कॉर्पोरेट्स है तो वो भी हमें नौकर बना के रखते हैं, ठीक है? वो चाहते नहीं है कि हम लोग आगे निकलें। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है? रिसोर्सेज़ को कम किया इन्होंने, है ना? और स्किल्स जो थे वो भी कम थे। स्किल वर्कर जो होते, जैसे किसान के पास जो स्किल्स होती है वो भी कम थी इनके किसानों के पास, एजुकेशन नहीं थी। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, और करना नहीं चाहते थे ये लोग, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई साम्यवाद सरकार है तो हमें तो कोई प्रॉफ़िट मिलेगा नहीं। जबकि पूंजीवाद में अगर आप काम करते हैं ना तो आपको प्रॉफ़िट मिल जाता है, ठीक है? उसके अलावा शहरीकरण में वृद्धि हुई, आपको पता होगा ये जो सामूहिकरण है आपको बताया शहरीकरण की तरह ही होता है। और राज्य नियंत्रण में वृद्धि हुई, क्योंकि पॉलिसीज़ बनाई जाती तो वो इसीलिए बनाई जाती कि भाई राज्य पे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है? ग्रामीण समाज का विनाश हुआ, सामूहिकरण नहीं, ग्रामीण समाज जो है जीवन को जो ग्रामीण यानी कि जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, जो खेती-बाड़ी करते हैं, उनके जीवन को बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया, नष्ट कर दिया, आप ऐसे समझ चलिए। तभी खेती भी जो है उसको गिरावट देखने को मिली खेती में। उसके अलावा किसानों का राजनीतिक दमन हुआ, ठीक है? उसके अलावा आपका एक अलग क्वेश्चन आएगा एक और, ये खत्म हो गया है यहीं पर ही। मैंने आपको बताया ना क्या-क्या करना है आपको। इनको इंट्रो में लिखना है और आपको एक कंक्लूजन लिखना है, बस आपका काम हो जाएगा इतने में। काफ़ी पॉइंट्स हैं, आप मतलब लास्ट टाइम पे आपको ये भी मिल जाए, मुझे भी मतलब जब मैं पढ़ता था मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया किसी ने। अगर मिलता तो मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर आते आज, ठीक है? तो खैर, उसके बाद निजीकरण सॉरी नाज़ीवाद और फाँसीवाद, मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या होता है। तो नाज़ीवाद और फाँसीवाद में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है? क्या फ़र्क होता है कि भाई जो नाज़ीवाद सॉरी पहले फाँसीवाद पढ़ लेते हैं, साथ-साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? दिक्कत नहीं आएगी, फिर अंतर समझ में आ जाएगा हमको क्या-क्या है, फिर हम बता भी पाएँगे। तो ये क्षेत्र जो है फाँसीवाद ये इटली में आया, नाज़ीवाद जो है जर्मनी में आया, ठीक है? तो ये क्षेत्र मैंने आपको बता दिया कहाँ-कहाँ पे आए थे, और दोनों ही देश जो है कट्टर देश थे, आपको पता है, तानाशाह देश थे। हिटलर एक तरफ एक और व्यक्ति है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी।
इटली का जो है वो राष्ट्रपति बनी प्रधानमंत्री था ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो दोनों दोस्त थे, हिटलर और वो, तो दोनों पर एक ही प्रकार के व्यक्ति थे वो, ठीक है, मतलब तानाशाह। ये उग्रवादी राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता है और ये आर्य नस्ल की विशेषता और यहूदी विरोधी जो है व्यक्ति है। मैं आपको बताया ना, जो जर्मनी में यहूदी विरोधी जो आंदोलन चले थे, आपने पढ़ी होगी डायरी जो थी वो, हम अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं ना, एक नॉवल आती है, एना कुछ करके डायरी होती है, माय लास्ट डायरी ऐसे कुछ करके नाम है उसका, शायद नॉवल है वो, 11वीं 12वीं क्लास की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसमें उसने बताया है कि कैसे यहूदियों पे वहाँ पे जो है अत्याचार हो रहे थे और बहुत सारे यहूदियों को उसने मारा। फिर यहूदी जो है जान बचा के अपनी, आपको पता है कहाँ पे आए, इज़राइल में छुपे जाके, तो वहाँ पे उनको जगह दी गई। उसके बाद राष्ट्र की सर्वोपरियता, यानी कि हमारा राज्य सबसे सबसे श्रेष्ठ है। वहाँ पे लोगों की कोई अहमियत नहीं है इसकी नज़रों में, इस व्यवस्था की नज़र में। एक प्रकार की सोच थी, ठीक है, उनके देशों की, जैसे कि साम्यवाद और पूंजीवाद नहीं होती, ऐसे ही ये भी सोच थी। दूसरी चीज़ उग्रवाद, राष्ट्रवाद, यानी कि ये जो राष्ट्र इसका जो है, यानी कि जो जर्मनी में जो ये व्यवस्था थी, क्या बोलते हैं इसको, नाज़ीवाद। आपको नाम याद रखना है, ठीक है, नाम से ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, मुझे पता है। उग्रवाद, राष्ट्रवाद और जर्मनी गौरव, यानी कि ये एक तरीके से अपने देश को आगे पहुँचाने की बात करता है, बोलता है कि भाई मेरे आर्यन्स सबसे बेस्ट है। वो आर्यन्स थे, ठीक है, आपको याद होगा। जो जर्मनी में जो लोग रहते थे, ये जो हिटलर था वो खुद ही आर्यन्स था। उसके बाद अधिनायकवादी शासन, तानाशाह शासन होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक नेता एक राष्ट्र है, यानी कि ये भी एक प्रकार का तानाशाही है। जैसे कि आपका उत्तरी कोरिया में आपको देखने को मिलता है मोटा सा आदमी जो है वो, तो वैसा ही। उसके बाद साम्यवाद और समाजवाद का विरोध। यहाँ पे क्या होता है, साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध, मतलब सेम चीज़। यहाँ पे साम्यवाद और समाजवाद दोनों का ये जो है विरोध करता है। ये समाज को भी इम्पोर्टेंट नहीं देता और ना ही ये साम्यवाद को इम्पोर्टेंस देता है। ये तानाशाह विरोधी, मतलब इन दोनों का विरोधी है एक तरीके से, तानाशाह को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे क्या है, ये लोकतंत्र को विरोध करता है, ठीक है, और ये साम्यवाद को विरोध करता है। यहाँ पे ये समाजवाद को कर रहा है, यहाँ पे ये लोकतंत्र को विरोध कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इनमें, तो याद रखना। उसके बाद सैन्यकरण और विस्तारवादी नीति जो है इसकी होती है, यानी कि सेना को पावरफुल किया जाए और लोगों के जो आसपास के जो देश है ना, जो कमजोर देश है, उनको ये हड़पता है इस वाली नीति में। इसमें क्या है, राज्य की सर्वोपरिता, यानी कि अपने ही देश में जो है ये अपने आप को पावरफुल बनाता है, इसमें ये होता है, ठीक है। और वर्ग सहयोग होता है इसमें, वर्ग सहयोग होता है इसमें। इसमें सैन्यकरण और आक्रामक विस्तारवाद होता है, यानी कि सैन्यकरण मतलब वही, जैसे कि लोगों को हड़पना, उनकी प्रॉपर्टी और देशों में जाके कब्जा कर लेना, जैसे कि ये फांसीवाद में होता है, वैसे नाजीवाद में होता है। लगभग सेम ही सेम है, थोड़ा बहुत ही फर्क है इनमें, ठीक है। थोड़ी विचारधारा अलग हो सकती है, इनका तरीका अलग हो सकता है, पर एक तरीके का काम ही कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इतना ही है शायद आज के लिए। अब बाकी मैं आपको एक बार इसका दे देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है, टॉपिक हल्का सा टॉपिक टफ हो जाता है ये। तो ये आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसे अपने एग्जाम में लिख पाएँ, ठीक है। अगर आता है तो ये आएगा, इसमें से कोई एक तो आता ही है, अगर दोनों नहीं आएँगे तो। वैसे दो एक ही आया था, मुझे नाज़ीवाद पूछा गया था उस क्वेश्चन में, मैंने दोनों लिख दिया। मुझे पता था कि ये दोनों आ सकते हैं, तो इसलिए। अब बाकी एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्वेश्चंस आएँगे। बाकी कैसी लगी वीडियो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।